मेरी 14 साला हुसैन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे 25 समझ रहा था वो तो पूरी उग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी उम्मी के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने इसे बच्ची समझकर अपने साथ सुला लिया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए, लेकिन इसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मत जान गया कि मेरी साली नेता ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी। तो शायद इसे रात के इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही अमानत दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की उंतह न रही कि उन्नीम पुराना सी नाट पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है, क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तोड़ने का एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार इसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाम की गिल्ली की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही इसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नहीं पुराना लाट में उसके जिस्म का हर हिस्सा वाजे नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर माँ ने इसके वजूद से नजर चराई और इसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख कर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त में था एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैंने ताको अभी तक 25 समझ रहा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो बुरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदासों पे बन बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आलिफ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने नत्ता को अर्ज देकर पूछा कि कोई मसला है कि अनी तक कहने लगी, अरशद भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पांव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर माँ ने कहा, ठीक है निदा, तुम बेड पर अलिफ जाओ, मसरूफी पर बैठ जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि अरशद भाई, क्या आप सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी मेरे लिए। निदा के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा के बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अबे मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खिली और मेरे रूंटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं कम उम्र बजी समझ रहा हूँ वो तो पूरी उग है। हर गुजरते पिल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान उठ रहा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीनी निकल गई और न जाते हुए भी मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और उन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब जमाने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद अगी थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते इशारे तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मुताल्लिक बताया तो मेरी माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से पहर वो किसी सूरत में शादी नहीं करेंगी। लेकिन ने सबा की मोहब्बत ने इतना उगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर देख भालू वजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी ना हुए और मैंने सबक के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे कर्ज ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरा कमाई का कोई जरिया था। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और यही वजह थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सब अलिफ के घर वालों को राजी कर लिया, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जलना खत्म कर दिया था। काफी अरसे तक मैं और सबा फाकों वाली जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी तो मेरे हालात कुछ बेहतर हुए। तो सबा ने अपने घर वालों से मिलना जलना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था। इसलिए मैं सबा के घर नहीं जाता था, साल में 1-2 दफा। इसलिए मैंने सबा की छोटी बहन नेता को कभी सही भी नहीं देखा था और न ही मैं इस बात से वाकिफ था कि वो 14 बरस की ये खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था। अब सबा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे सब्र की माँ को बुलवाना पड़ा। और जब हम सबा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। हमल के दौरान सबा को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसलिए इसका केस काफी मुश्किल था। सबक के वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए
थे, इसलिए सब्र की वालिदा ने इसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया क्योंकि वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसे बाद सवा की बहन ने था को पहली दफा देख रहा था और मैं इसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सबा की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन इसकी छोटी बहन तो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और इसे देखकर मैं सबा को भूल गया था। निदा ने सबा की गैर मौजूद में घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं है। इसने सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला औला। कम थोड़ी देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि निदा आई है। शायद इसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि निदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन में खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे नहीं रात गुजार लूं। निदा से कहा कि अच्छा किया जो तुम चली आई, ये तुम्हारा ही अपना घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकते हो। लेकिन निदा कोई और नहीं भरना लाट में देखकर मेरी नजरें बार बार उसके जिस्म का तवाफ कर रही थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गया और बहुत ही मुश्किल से इससे नजरें चराकर मैं अपने फोन पर ध्यान देने लगा। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक कर इसके वजूद पर जा रहा था और जब मैंने इसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ। वो कहने लगी कि सोफा बहुत ज्यादा गैर आरामदेह है और मैं इस पर आराम से सो नहीं सकती। ये सुनते ही मैंने इसे कहा कि वो बेड पर अलिफ कर सो जाए और सुबह पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं इधर लगा लेता ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अरशद भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, ये आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ अपलेट जर्मन नत्ता की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन ज़बह के पीछे मैंने अस्पताल में काफी भाग दौड़ की थी। इसने मैं बेड पर एक कोने से होकर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा। मता की मौजूदगी में मैं अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए मुश्किल मरला था, जिससे मैं उस रहा था। फोन चिल्लाते चिल्लाते मुझे कब नींद उग मुझे पता ही न चला और जब मेरी आंख खोले तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा और जा मैं पूरी तरह होश में आलिफ तो मुझे अंदाजा हुआ कि नेता मेरे बहुत ही करीब लेडी है और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मैं एक मर्द और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को निदा से दूर न कर सका और मैं दीकरन बदल कर उसके करीब हो गया। उमीता तो जैसे ही इस बात का इंतजार में थी, जैसे ही इसे इल्म हुआ कि मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगे और मैंने भी इसके हर जज्बे की खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके तो निदा अपने फोन में मेरे साथ ही हमारी कई तस्वीरें की थी जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। निदा के साथ रात गुजार कर मैं ऐसे मसरूफ था जैसे कोई खिलाफ तय कर लिया हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला था। फिर मैं अस्पताल जाने के लिए निकल गया। मैं सारा रास्ता खुशी से सरशार जब अस्पताल में पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि सबा सिंध के और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत में खराब हो गई थी। सारा दिन ने सबा के साथ रहा, लेकिन सबक की हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन बाद सबा को और अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर ना जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सबा जितने दिन अस्पताल में रहती मुझे मिलता के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली नहीं। मैं रात तक अस्पताल में रहा और रात के वक्त में सबा की उम्मीद से ये कहकर घर वापस उगा कि निदा घर पर अकेली होगी, अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि अस्पताल में सबा के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाजत थी, इसलिए सबा की उम्मीद का रहना बहुत जरूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो निदा बहुत ही खुश थी। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं सबा अपी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ कि अल्लाह ने निदा से कहा कि इसमें बिला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी अपी की तौहीद तो अलमारी है। इसने कहा कि चाबी ने, फिर मैंने इसे चाबी दी और सबा की अलमारी खोल कर एक एक चीज देखने के और सबा जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती वो निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी मिली रंग की नीटी पर हद रखा और इसे कहा कि ये सब अब पर बहुत जचती है। ये सुनते ही निदा वो नाइट ही उठाकर कमरे से निकल गया और जब काफी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हीरा से फैल गई। वो सबा की नीटी पहने इसमें कहीं ज्यादा हुसैन लग रही थी। अचानक के वो मेरे उगे अलिफ कर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि मेरे बदन पर ज्यादा जज रही है या आप ही पर ज्यादा जन्नती है। ये सुनते ही माँ ने इसे अपनी पाँव में भरा और बहुत ही मोहब्बत से इससे कहा कि ये तुम्हारे बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही है सबा, तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम लग रही हो। मैंने इसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और खुद भी इस पर अपनी मोहब्बत
लौटाने लगा। इसे इस नीति में देखकर तुम बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हसन की देवी हो सकती थी, लेकिन निदा तो हसन की सारी हद पार कर रही थी। उसका पूरा ही वतन बहुत हुसैन था और मैं हर गुजरते पिल के साथ इस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात इस पर अपने जज्बात लुटाने के बाद जामे सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। जिस सुनकर तुम मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। शाम तक सबक ही हालत कुछ बेहतर हुई थी। इसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख हुआ था। मैं सबा को संभालते हुए घर ले आलिफ सबा को देखकर निदा का चेहरा उतर गया। इसने एक अजीब सी नज़र सबा पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने सबा को कमरे में लाकर लिटा दिया और उसकी उम्मी ने मुझे सबा की दवाइयों के मुताल्लिक उगा किया। मैं सबा की उम्मी के साथ नहर लाउनिज में बैठ गया, उनकी बात सुन रहा था। जब मैंने निदा को सबा के पास जाते हुए देखा, मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कहता ऐसी कोई बात ज़बह के उगे नहीं कहेगी। थोड़ी ही देर में नत्ता वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी कि चली उम्मी, अब हम अपने घर चलते हैं। वो दोनों अपने घर वापस चले गए। मैंने निदा को आखिर बार उल्लुदाई नजरों से देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का महीना बहुत मुश्किल है। नत्ता को जाता देखकर माँ ने ठंडी आ पारी थी। थोड़ी देर बाद जब महदूद का गिलास ली अपने कमरे में पहुंचा तो सब्र गिन सिवम सी बैठी थी। मैंने इससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई तो मैं अल्लाह दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरे पास सुनकर सबा ने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा और कहने लगी, जो मैंने खो दिया है इसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं। सबा के लहजे ने मुझे चौंका दिया। मैं उसके उगे ही बैठ गया और इसे कहने लगा, ऐसी बात क्यों कर रही हो? सुबह कहने लगी कि निदा मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि वो मेरी फूफी की बेटी है, जिसे प्योपो के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले अलिफी थे। लेकिन निदा को बचपन से मुझसे बहुत नफरत थी, क्योंकि घर में हर चीज मेरी थी और इसे हर वो चीज चाहिए थी जो मेरे पास होती थी। अब्बा ने कभी इसे किसी चीज की कमी महसूस न होने दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझ पर हसद में मुब्तला रही। इसकी नजर हर इस चीज पर होती जो अब्बा मेरे लिए लादत आ, जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आलिफ जाया नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर अपनी नजरें नहीं जमाई, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे हसद में इतनी उगे बढ़ चुकी थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि निदा ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियो दिखा दी है और सारी तस्वीरें भी दिखाई हैं जिनमें हाँ तुम एक साथ थे। सबा के पास सुनकर वो सदमे में उगा था। निदा ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों खिलौना बन गया था। सबा की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शौहर भी। मैं सबा के उगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था जब सबा ने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी नीदी नात मांग कर ले गई, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा इसके बदन पर जचती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा था जैसे सबा के लफ्जों ने मुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया। वक्त जज्बात के हाथों में अपनी पूरी जिंदगी हर गया था और कभी सबा के उगे नजर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। निदा ने कुछ ही वक्त बाद मुझे ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। वो मुझसे हार पारत बड़ी रकम का तकाजा कर दिया और मेरे नाम देने के कहने पर मेरी तस्वीरें बहरहाल करने की धमकी दे दी। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सारी मासूम सी 25 समझ रहा था, वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। और मेरा और सबा का ताल्लुक भी मुर्ता हो गया था, क्योंकि सबा अब मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। वक्त, लज्जत और मजे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।